नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फोकस में इस वक्त क्या है? क्या वही जो दिखाया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है, या फिर वो लक्ष्य जो अभी कुछ महीने आगे है, यानी कि 2022 का चुनाव? क्योंकि बैठकें तो इस वक्त मैराथन हो रही हैं। दिल्ली से संगठन महामंत्री आए, अलग अलग तरह की उन्होंने बैठकें की और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और अब तक जो बताया गया है वो कुल इतना कि सेवा ही संगठन अभियान जारी रहेगा। कोरोना को लेकर जागरूकता कार्यकर्ता लोगों में लेकर जाएंगे, फैलाएंगे। लोगों तक कार्यकर्ता मदद भी पहुंचाएंगे, यानी जिन्हें मदद की जरूरत है, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें मदद मिल सकती है, तो उनको मदद कैसे मिले, इसके लिए कार्यकर्ता मदद करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इतना भरी है, या फिर बात इसके आगे की भी है? क्या ये जमावट, ये कसावट 2022 के लिहाज से चल रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या हुआ। जरा ये विस्तार से आप देखिए। आज बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे। संगठन के लिहाज से बड़ी बैठकों का दौर इसके बाद शुरू हुआ। सुबह 10 बजे से ही ये बैठकें शुरू हो गई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पहले मंत्रियों के साथ चर्चा की। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उसमें थे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी थे, वन मंत्री दारा सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, इसके अलावा भी कुछ और मंत्री थे जिनसे पहले चर्चा हुई। और इन मुलाकातों के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक जो पहले से प्रस्तावित थी, वो बैठक शुरू हुई, जिसमें संगठन के प्रभारी और महामंत्रियों के साथ लगभग 3 बजे के आसपास मंथन शुरू हुआ। इसमें 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल रहे। यूपी बीजेपी के 7 महामंत्री भी इस बैठक में शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे और संगठन के मंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में थे। ये जो चर्चा चली वो शाम को तकरीबन 6:30 बजे तक चलती रही और इससे कुछ निकलकर भी आया। ये बताया गया कि सेवा ही संगठन कार्य के तहत आगे भी काम चलते रहेंगे। तीसरी लहर के लिए लोगों को जागरूक करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। कोविड से जिन लोगों की जान गई है, ऐसे लोगों के परिवारों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। युवाओं को, महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा और इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन भी होगा, ट्रेनिंग भी दिलाया जाएगा। हालांकि ये चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। कल भी मंत्रियों के साथ 1 to 1 मुलाकात होगी, ये बताया गया। क्या बीजेपी की तरफ से कहा गया है, ये जरा आप सुन लीजिए। संगठन की बैठक हुई है। बैठक में आज हम लोगों ने सेवा ही संगठन कार्य जो हमारा चल रहा था, उस विषय की एक समीक्षा बैठक किया है। समीक्षा बैठक के साथ साथ आगे हम सेवा ही संगठन का कार्य उसी प्रकार से करते रहेंगे। एक विषय हम सब लोगों ने तय किया समीक्षा के साथ साथ, और ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे शहरी क्षेत्र हो, इस कोरोना के संकट काल में, चाहे वो आमजन हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो भी इस कोविड या कोरोना के कारण हताहत हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उनके घरों पर जाना, उनसे मिलना और मिलने के साथ उनकी स्थिति को देखना, और यथासंभव हम भारतीय जनता पार्टी के स्तर से समाज के सहयोग से हम क्या उनका सहयोग कर सकते हैं, दूसरा विषय इस प्रकार से हम लोगों ने किया है। और बैठकें अभी भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में बीएल संतोष हैं, सुनील बंसल हैं और कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। सीएम आवास पर डिनर का भी आयोजन किया गया है, लेकिन डिनर से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। तो बैठकें कई तरह की हैं और उन बैठकों का मकसद क्या है? क्या सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर बीजेपी ने क्या काम किए हैं उसके फीडबैक, या बीजेपी आगे क्या काम करने वाली है, कार्यकर्ताओं को कैसे नए टास्क दिए जाएंगे, इस पर चर्चा? क्या इतना भर पर्याप्त है? हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अशोक पांडे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हिलाल नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया साहब, प्रश्न आपसे, क्या लगता है राजनीतिक अनुभव आपका भी ठीक ठाक है, समझदारी भी ठीक ठाक है, ये कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है?
देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को पंचायती चुनाव के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा है, तो वो परेशान है क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी से दूर चली गई है। जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं रहा है। तो अब बीजेपी के लोग अपने 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और ये भूल गए हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की सेवा करना, क्योंकि लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। ये डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। आपने इतनी मीटिंगें तब तो नहीं की जब यहाँ पे लोगों की सांसें उखड़ रही थी बिना ऑक्सीजन के। इतनी मीटिंगें तो आपने मैराथन दौड़ नहीं किया जब यहाँ हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, बेड की व्यवस्था नहीं हो रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था। तब तो आपने इतनी मीटिंग नहीं कराई। ना कोई दिल्ली से आया, ना कोई संगठन यहां से आया कि आपस में मीटिंग कर रहा होता कैसे हम उत्तर प्रदेश की जनता को बचाएं, कैसे उनकी सांसें रोके, कैसे किसी का बेटा मर रहा है, कैसे किसी के पिता फादर मर रहे हैं, कैसे किसी मां मर रही है, पूरा परिवार की मौत होती रही यहाँ पे कोरोना में। और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। अब चूंकि आप चुनाव हार गए तो आपको लगता है कि हमें जल्दी से ये जो कहते हैं चुनाव की जो हड़बड़ाहट होती है, ये सिर्फ चुनाव की हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है। और कहते हैं ना साहब, आते आते आपने बहुत देर कर दी, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुन गई खेत। आपने गांव में जो आप कह रहे हो ना कि सेवा ही संगठन है, कर्म है, धर्म है, जो आप ये डायलॉग दे रहे हो, वो डायलॉग देश सुनते सुनते तंग आ गया है। दिल्ली वाले डायलॉग देते रहते, नया भारत, पुराना भारत, डिजिटल भारत और पता नहीं कौन कौन सा भारत। अब आप कह रहे हो कि सेवा, संगठन और कर्म अगर आपने किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में, अगर हमने साल भर पहले यही सेवा, आपने जो सेवा का आप डायलॉग दे रहे हो, यही सेवा मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने अगर यहाँ हॉस्पिटल बना के कर ली होती, ऑक्सीजन प्लांट बना के कर ली होती और एम्बुलेंस को व्यवस्थाएं कर ली होती और हॉस्पिटल में बेड बढ़ा लिए होते, तो शायद हमारे अपने इतने लोगों की मौतें नहीं होती। और भदौरिया जी, मैं लौट कर आऊंगा। पवन सिंगर हमारे सहयोगी, 10 सेकंड जी। और अपने लोगों की मौतें, अपने लोगों की लाशें, पार्थिव शरीर नदी में ना तैर रहे होते और जानवर उनको नोच रहे होते और उनको छुपाने के लिए कि यहाँ पे कब्र में लाशें दबी हुई हैं अंदर में, तो उसके ऊपर जो कफन है, कफन भी उठा के भाग जा रही है। ये कफन चोर कौन है भाई? कफन चोर भी बन गए क्या भाई? पवन सिंगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं पल पल का। पवन, इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ चर्चा जारी है, तो ये कोविड वाला फीडबैक लेकर पहुंचे हैं कि कुछ और भी बैठक में हुआ है जिसका फीडबैक मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है? हाँ, देखिए राम, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ऐसे समय पे ये बैठक चल रही है जब तमाम सारी अटकलें लगाई जा रही हैं संगठन और सत्ता में फेरबदल की। बीएल संतोष केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, वो बैठक लेते हैं खासतौर से संगठन के सभी नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, और कोर टीम की बैठक मुख्यमंत्री आवास पे होती है। 7:30 बजे से ये बैठक चल रही है, उसके बाद डिनर है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उसको बल मिलता है। मेरी सुब्रत पाठक से बात हुई, जो प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कुछ प्रकोष्ठों में बदलाव करने हैं, कुछ प्रकोष्ठों में चयन होना है, उसको लेकर के बात हुई। बहुत बड़ा संगठन में कोई फेरबदल नहीं होना है। लेकिन अगर आप समीकरण देखेंगे, पिछले दिनों की जो तमाम सारी बैठकें हुई दिल्ली में, फिर लखनऊ में, चाहे वो राष्ट्रीय सड़क संघ कार्यवाह उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, उसके बाद दिल्ली गए और लखनऊ में रहकर के तमाम सारे लोगों से मुलाकात की। केशव मौर्य अपने पुत्र की शादी करने के बाद लखनऊ आते हैं और अपने घर से वो नहीं निकलते हैं, यानी कि कहीं क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। तमाम सारी बातें उनके बारे में होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो संगठन और सत्ता में है वो खिचड़ी पक रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के तरफ से एक बात बिल्कुल साफ किया जा रहा है कि आने वाले 1 महीने तक इस तरह का कोई बदलाव नहीं होना है। अमित शाह और जेपी नड्डा का दौरा उत्तर प्रदेश का होना है, लिहाजा उससे पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बैठक का अगर डायरेक्ट विस्तार से और संगठन के बदलाव से नहीं देखा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट जब देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये तमाम सारी जो रिपोर्ट्स इकट्ठा हो रही हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। कल मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, यानी सरकार ने क्या काम किया, सरकार के मंत्री क्या चाहते थे, संगठन ने उनके साथ किस तरीके से काम किया, आने वाले समय में कैसे काम किया जाएगा, तमाम लोगों के बारे में जो फीडबैक है संगठन के पास, उसके बारे में बातचीत होगी। एक एक करके मंत्रियों से बैठक होनी है। सबसे लास्ट मंत्री होंगे सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि इस बैठक का महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो ये है कि तमाम सारी रिपोर्ट का संकलन किया जाए और आने वाले समय में अगर कोई चांस बनता है, और चांस बनना है, चांस इसलिए बनना है कि AK शर्मा जो MLC हैं
यानी प्रधानमंत्री के साथ लगातार वो काम करते रहे। काम करने के बाद उन्होंने वीआरएस लिया, लखनऊ आए, वह यहाँ पे उनको एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में तमाम दौरे पे हैं, काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद वो राजधानी जाते हैं, प्रधानमंत्री से यानी देश की राजधानी प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। तो 2 साल का वीआरएस लेकर के केवल एमएलसी बनने उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। लिहाजा देर सवेर जो विस्तार है वो होगा, और वो कब होगा ये आने वाले कुछ दिनों में उसका एक तरीके से पता जो है वो खुलेगा कि स्वरूप उसका क्या हो सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लौट के आऊंगा पवन सिंह आपके पास। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे साहब जुड़े हुए हैं। अशोक जी, प्रश्न बहुत सीधा है कि कोरोना को लेकर फीडबैक तो कई तरीके से लिया जा सकता है, मेल पे ले लीजिए, वर्चुअल, आजकल तो बड़ी बड़ी बैठकें हो रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय वर्चुअल हो रहे हैं। जब 1 to 1 चर्चा होने लगे मंत्रियों के साथ, संगठन के बड़े पदाधिकारियों की, आप भी संगठन के पुराने व्यक्ति हैं और संगठन के क्षेत्रीय चाहे वो प्रमुख हों चाहे महामंत्री हों प्रदेश के, उनके साथ चर्चा जब व्यापक स्तर पर हो तो क्या इतना ही माने कि संगठन ही सेवा, इस पे चर्चा हो रही है? जी, आपको बता दें कि चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, वन मैन पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व पे चलती है। और ये सामान्य बैठक जो हर महीने होती है और बैठकों का दौर जो 2 महीने 3 महीने पर होता है, ये बस उसी तरह की बैठक है। और मेरा ये मानना है कि संगठन सेवा ही संगठन कार्यक्रम जो अभी हुआ है, हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, गरीब अंतिम आदमी के घर पर भोजन की व्यवस्था, पैकेट पहुंचाया। हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का अनुराग भदौरिया की पार्टी की तरह एक परिवार का, एक गांव की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी गरीब आदमी के छांव की पार्टी है और निश्चित तौर पे हम उन लोगों के लोग हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे थे तो अनुराग भदौरिया के अध्यक्ष जी चिल्ला रहे थे, अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन हम लगवाएंगे, अरे हम खुद वैक्सीन बनाएंगे, तब लगवाएंगे। इन लोगों ने समाज में जिस तरह से अफवाह फैलाने का काम किया है, इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इनका एमएलसी कहने लगा वैक्सीन से नपुंसकता आती है। वैक्सीन पे लौट के जाएंगे। हिलाल नकवी साहब, कितने लोगों की मौतें हो गई? हिलाल नकवी साहब, क्या कहता है राजनीतिक तजुर्बा आपका? तो आपकी है ना, ये क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सी अटकलें हैं जिनके बारे में पवन सिंगर भी बता रहे थे, व्यवस्था नहीं थी जो लोग अपने, लेकिन अटकलें तब पुख्ता होती हैं जब पार्टी के लोग बताएं। आपका क्या तजुर्बा कहता है? देखिए, कुछ बड़े सुखद अनुभव हुए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी ये मीटिंग हुई है, जिसमें पहला सुखद अनुभव ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता घर से बाहर अब निकल सकते हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत ना के बराबर हो गया है। लॉकडाउन खत्म होता चला जा रहा है। जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, इतने लोग जो हैं वो चिकित्सा व्यवस्था ना होने के कारण, ऑक्सीजन ना होने के कारण, बेड ना होने के कारण, जब इतने लोग जो है काल के ग्रास हो गए, जब जो है 1100 किलोमीटर की गंगा में 2000 से ऊपर लाशें जो है वो तैर गई, उसके बाद में फिर ये लोग सेवा करने के लिए निकले हैं। अच्छा लगा इनके मुंह से, ये पार्टी पूरी तरह से भूल गई है। अब ये सेवा का शब्द जो है ये इनके अंदर से निकला है, इनकी आत्मा से निकल करके आया है, या क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने इस वजह से ये सेवा निकल करके आई है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ये सेवा का चक्कर नहीं है, ये मेवा का चक्कर है सारा का सारा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मशीन है, और मशीन का ना कोई किसी प्रकार का हृदय होता है और ना ही उनमें कोई संवेदना होती है। यह बात भी भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दी है कि वो चुनाव लड़ने की एक मशीन है। मशीन के अंदर ना कोई संवेदना है, ना कोई हृदय है। देखिए, हम आपकी बात पांडे जी बहुत सुकून से सुनते रहे, उम्मीद करते हैं आप सुनिएगा, उसके बाद जो समझ में आया आप कह दीजिएगा। आपको हमने नहीं रोका है। इन लोगों को कांग्रेस का ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, लौट के आऊंगा आपके पास, निकल करके आया है, इसके ऊपर आज मोहर लग गई है, पूरी तरह से मोहर लग गई है कि अब जब ये चुनाव जो पंचायती चुनाव है हार गए, उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनको समझ में आया कि प्रदेश का दौरा करना चाहिए,
उन्होंने जिस तरह से प्रदेश का दौरा किया कि इधर जाते थे ताले खुलते थे, उधर निकल जाते थे सारे ताले बंद हो जाते थे दोबारा, जितने भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है, ये लगातार खबरें आती रही और अब तो खबरें भी आना बंद हो गई हैं उनकी कि क्या हाल है। अब तो ये है कि जैसा अब विजय भाई अभी कहेंगे कि ज्यादातर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफी मित्र हैं, वो कहते हैं कि फाइलों में रंग गुलाबी है, फाइलों में मौसम गुलाबी है। तो ये फाइलों में मौसम गुलाबी किया जा रहा है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। कोरोना के पश्चात जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से लोग जो है ब्लैक फंगस के लिए दवाई के लिए परेशान हो रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं हो रही है, वो आज का भी सच है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्याय साहब बयान निकल करके नहीं आया। शुरुआत में दिल्ली की बैठकों का जिक्र आया कि दिल्ली में बड़े स्तर पर बैठक हुई। अब वो हुई कि नहीं हुई, इसकी पुष्टि बीजेपी के अंदर से कम किसी ने नहीं की। लेकिन अब तो जमीन पर बैठकें हो रही हैं और ये भी पता है कि कौन कौन बैठक में शामिल हो रहा है। फिर मंत्रियों के साथ एक एक करके संवाद हो रहा है। क्या कुछ फेरबदल की अटकलें आपको लगता है कि अब जमीन पर उतरने वाली हैं, या प्रयास सिर्फ इतना है कि सारा फीडबैक लेकर दिल्ली तक पहुंचा दिया जाए? ये सवाल देखिए, जो संकेत मिल रहे हैं वो तो कई दिनों से मिल रहे हैं और चर्चाएं और अटकलें लग रही हैं, सुगबुगाहट है। लेकिन पार्टी अपनी तरफ से कह रही हम तो सिर्फ सेवा अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। तो हमको तो यही मानना पड़ेगा कि सेवा अभियान की समीक्षा उन्होंने की है। अब ये मैसेज अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचा कि भाई वो सेवा अभियान की ही समीक्षा कर रहे हैं, सरकार के कामकाज या 2022 की चुनाव की रणनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो ये भाजपा का विषय है। और 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए और बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि 2017 में 300 से ज्यादा सीटें जीत के आई थी। आज जब ये समीक्षा कर रहे थे सेवा अभियान की, तो भाजपा का एक सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा अपनी घोषणाओं को लागू करे, अन्यथा उसका हर्ष वैसे ही होगा जैसे सपा और बसपा का सरकार के बाद हुआ था। तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि क्या चल रहा है। और जो चल रहा है, इतनी लंबी बैठकें हैं, फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही है, फिर कल भी बैठकें होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी कुछ चीजें बताना नहीं चाह रही है। और हम लोग उसको अनुमान करेंगे तो पार्टी कहेगी अरे तो मीडिया कुछ लिख रही है, क्योंकि अपोजिशन हमारे ऊपर हमला करता है, सत्ता पक्ष हमारे ऊपर हमला करता है, हम लोग तो दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है कि पार्टी कोई फेरबदल जरूर करना चाहती है और उसी फेरबदल का फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, पार्टी ने एक सर्वे भी करा रखा है, पार्टी ने अपने संगठन से भी रिपोर्ट्स मांगी हैं और कई तंत्र होते हैं सत्ता में रहते हुए जहां से राजनीतिक दल जो रूलिंग पार्टी होता है उसको फीडबैक मिलता है। तो सारे तरीके से उन्होंने फीडबैक ले रखा है और उसमें क्या बदलाव करना है, किस तरीके से बदलाव करना है, ये बीजेपी को तय करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा आम चुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी ने 2014 में 73 सीटें और 2019 में 64 सीटें सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद जीत ली और 12 सीटों पे सपा बसपा आरएलडी कांग्रेस का भी गठबंधन था, इसके बावजूद उन्होंने जीत ली। तो बीजेपी के लिए बहुत अहम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब भी बड़े बहुमत से कोई पार्टी की सरकार बनी है तो उसे जनता ने उतने ही शिद्दत से नकारा भी है। चाहे आप बसपा की सरकार देख लें, चाहे समाजवादी पार्टी की 2012 की सरकार देख लें, 1985 की राहुल गांधी की सरकार को देख लें या 1977 की जनता पार्टी की सरकार को देख लें, तो ये एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरशिप के सामने कि उत्तर प्रदेश में 1991 में बड़े पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद 93 में बहुमत नहीं ला पाती भाजपा, फिर 96 में फूटा उसको गठबंधन के साथ सरकार बनाने का मौका मिलता है, 2002 में गंवा देती है, 188 सीट से सीधे 88 सीटों पे आ जाती है, 100 सीटें उसकी गायब हो जाती हैं। ठीक है। फिर उसके पास 2002 से जो यात्रा है 2012 तक की बहुत ही जर्जर है, वहां बीजेपी 52 और 47 सीटों पे सिमटी रहती, लोकसभा में 9 और 8 सीटों पे रहती है। तो अब ये 22 का जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन के लिए। ठीक, आप बेहतर बात कर रहे हैं कि जाहिर है कि जनता तो काम मांगती है, पहले उम्मीद के साथ आपको चुनकर लाती है और अगर आपके काम से संतुष्ट है तभी वो आपको दोबारा मौका देगी और यही लोकतंत्र है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है और ब्रेक के बाद
चर्चा इसी बात को लेकर कि क्या अंदर की कुछ और बातें चल रही हैं, बाहर दिखाया कुछ और जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा इसी बात को लेकर कि जो बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी एक साथ बैठ रहे हैं और चर्चा इस बात पर हो रही है कि सेवा ही संगठन अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोविड को लेकर और अच्छे काम बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, लेकिन इसके पीछे की अंदर की कहानी क्या है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आप कह रहे थे कि बीजेपी के लोग ये बैठकें पहले कर लेते, लेकिन 2022 का इम्तिहान तो आपके पास भी आना है। उन विद्यार्थियों के सामने भी 12वीं के या दूसरी कक्षाओं के एग्जाम आने हैं जिन्होंने इस कोविड काल को झेला है, तो ये मंथन तो आपको भी आवश्यक पड़ेगा ना। मेरी बात अभी भी नहीं समझे। मैं जनता की बात कर रहा था। अगर आप जनता की चिंता आपको नहीं है, सत्ता की चिंता है, देखिए तो ये दुर्भाग्य है ना उत्तर प्रदेश का कि जिसको जनता ने चुना है वो जनता के लिए बैठकें उन्होंने नहीं की, जनता की कैसे जान बचे इसके लिए बैठकें नहीं की, लेकिन चूंकि चुनाव लड़ना है तो उसके लिए बैठकें हैं। सोचिए आप, तो जनता फिर इसलिए जनता ने भी अब तय कर लिया भैया तुम बैठक ही करो, जब तुम हमारे सुख दुख में हो ही नहीं, मेरे दुख में मेरे साथ खड़े नहीं हो, हमारी सांसें अटक रही थी, तब आप आराम से अपने अपने घरों में अपने बैठे हुए थे, सरकार आराम से सो रही थी, सरकार को चिंता नहीं थी, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की हमें बचाने के लिए। अब चूंकि मेरी सांसें बंद हो गई हैं, तब सरकार की बैठकों के चुनाव की बैठकों से जनता का क्या लेने देना। जिस तरह मैंने पहले ही बोला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवाई दौड़ा कर रहे हैं, माने हवाई बातें, हवाई दौड़ा, हवा में समस्या का समाधान, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर हवा बातें सब हवाई हो जाती हैं। वो देखने को मिला ना, अलीगढ़ में तो गए थे मुख्यमंत्री जी, अलीगढ़ का दौरा भी किया था, तो हवाई दौड़ा था ना, वहां पे बस जहरीली शराब बिक रही थी। मुख्यमंत्री जी क्या वहां का दौरा करने गए थे, वहां क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे? मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से, क्या दौड़ा था मुख्यमंत्री का अलीगढ़ में? क्या करने गए थे अलीगढ़, जब वो यही नहीं जान पाए कि यहाँ शराब माफियाओं का राज चल रहा है और यहाँ पे जहरीली शराब से यहाँ लोगों की मौतें हो रही है। मौतें नहीं है, नरसंहार है जिस तरह से लोगों की मौतें हुई है, उसमें भी आंकड़े से कलाबाजी कर रहे हो। हिम्मत है तो सही आंकड़े दीजिए, कितने लोगों की मौतें हुई जो आप छुपा रहे हो। ये हमारे अपने लोग हैं, लगातार मरते रहेंगे, कभी कोरोना साहब की गलती से मरेंगे, कभी जहरीली शराब पीने साहब की गलती से मरेंगे। कोरोना का तो मान लिया चलो वैश्विक बीमारी है, इसमें हम एक बार आपकी बात मान लें कि चलो इसकी दवा नहीं है, लेकिन जहरीली शराब पीने से कभी लखनऊ मर जाएंगे लोग, कभी उन्नाव में मर जाएंगे, कभी बाराबंकी में मर जाएंगे, कभी अम्बेडकर नगर मर जाएंगे, कभी कुशीनगर मर जाएंगे, कभी अलीगढ़ में मर जाएंगे। तो डूब रहा ऐसी सरकार, ये सरकार है किसी लिए जो हमारे लोग मरते रहेंगे? कभी कोरोना से मरेंगे, कभी जहरीली शराब से मर जाएंगे। तो ये सरकार को तो अपने आप छोड़ के चला जाना चाहिए अगर नैतिकता होगी तो, लेकिन नैतिकता है नहीं ना। ये राजनीति करना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मदद नहीं करना चाहते। लोगों की सांसें रुक जाती है, कभी बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, कभी महंगाई से आत्महत्या कर रहा है, कभी जहरीली शराब मार दे रही है, कभी कोरोना से मौत हो रही है। तो ये सरकार क्यों है भैया, क्यों है सरकार? ये सत्ता के लिए सरकार है क्या? जैसे मेरे साथी कह रहे थे, ये सरकार चुनावी मशीन बन गई है क्या, जिसके अंदर में दिल नहीं है, मानवता नहीं है, दर्द नहीं है, सिर्फ चुनाव की बात करनी है, चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव जीतना है, किस तरह से यहाँ पे लूट घसोट करना है, कैसे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जनता को हम कैसे उसके इमोशनली फूल बनाएं, उसके बाद यहाँ पे जाति धर्म का नंगा नाच करें और उसके बाद हम इलेक्शन जीत जाए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, सुन लीजिए कान खोल के, उत्तर प्रदेश की जनता और जनता के साथियों ने, सबने और प्रभु ने तय कर लिया है कि जो सरकार अपने प्रभु के बच्चों की सांसें नहीं रोक पाई, उनके बच्चों की सांसें नहीं रोक पाई, जो सरकार प्रभु के बच्चों की लाशें नदियों में तैरती रही, जिन प्रभु के बच्चों की लाशों को जानवर नोचते रहे। ठीक है, अब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का अशोक पांडे जी। अशोक पांडे जी बोल सकते हैं आप। इसलिए आपको भगाया गया। देखिए अनुराग जी बड़ा अच्छा भाषण किए, ये लोग खाली भाषण व्यक्ता ही है जी। और सबसे बड़ी बात बता दे कि हमारे कर्तव्य की बलि वेदी पर हमने अनेक विधायक खो दिया, जनसेवा में मंत्री खो दिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन ठीक होने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा से लेकर बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर के यहाँ तक कि सैफई गांव के जिले में जाके वहाँ के गांव पे जाते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था देखते हैं, ग्राम प्रधान जो नवनिर्वाचित है उसे बुलाते हैं, एएनएम को बुलाते हैं, कहते हैं कि सबकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो तुमको वोट दिया है उसे भी सब वही सुविधा मिलनी चाहिए जिसने नहीं दिया है। इस तरह का मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? एक एक गांव में जाके अस्पतालों की व्यवस्था देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में WHO बड़ाई कर रहा है, लेकिन ये तो वही लोग हैं ना,
जब वो मुख्यमंत्री सैफई से जाते हैं तो हवाई अड्डे पे गंगा जल छिड़कने का काम करते हैं। जब वैक्सीन थाली में आती है जनता को लगाने के लिए तो अखिलेश यादव कहते हैं मत लगवाना, हम नहीं लगवाएंगे, अपने लगवा लिए। इनका एमएलसी कहता है नपुंसक हो जाओगे, इनका एमपी कहता है कि अल्लाह बचाएंगे मत लगवाना। ये लोग तो लाशों के व्यवसायी हैं। जो लाशें नदियों में मिली है 2017 का अखबार उठा के पढ़ लीजिए, इस तरह की लाशों का जिक्र है। वहां के तीर्थ पुरोहित का बयान है कि कुछ ऐसी बिरादरियां हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं जो जलाए नहीं जाते, गाड़े जाते हैं। ये लोग लाश खोजने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश में संघ राजनीतिक ऑक्सीजन की कमी है। 0% ऑक्सीजन है, उसी में ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, ये लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन फिर भी सियासी कसरत तो आप लोग कर रहे हैं। सियासी कसरत नहीं है, हमारी रूटीन बैठक है, हमारी वन मैन पार्टी शो नहीं है, सैफई महोत्सव नहीं है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी, गरीब चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री होता है, किसान का बेटा रक्षा मंत्री होता है। हम इनकी तरह नहीं है शिवपाल, राम गोपाल, जयपाल, धर्मेंद्र, परमेंद्र, बकिया खत्म। हम उस तरह की पार्टी नहीं है। रिश्तेदारों को याद कर लीजिए जिनकी मौतें हुई होंगी पांडे जी, तो आप ही डिबेट छोड़ के चले जाओगे शर्म से। आंख बंद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, तो लेकिन अखिलेश जी को भी याद कर लीजिए, अखिलेश जी को अनुराग भदौरिया याद कर लेना मेरे भाई। जब वैक्सीन आए तो कहीं मोदी की बनाई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अपने दोस्तों के साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो वैक्सीन बनवाएंगे, तो अखिलेश जी ने वैक्सीन क्यों लगवा लिया? मेरा पहला सवाल है कि अखिलेश यादव ने दिग्भ्रमित किया तो वैक्सीन क्यों लगवाया? सपा के लोगों ने वैक्सीन क्यों लगवाया? तो जनता को भड़काया। रिश्तेदारों को याद कीजिए, अपने दोस्तों को याद कीजिए, पड़ोसी मोहल्लों को याद कीजिए जिनकी मौतें हुई है, और थोड़ा शर्माइए। लाशों के व्यवसायी हैं, राजनीति के लिए चाचा को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, राजनीति को ये लोग करते हैं। हमारे अपने लोग तड़प तड़प के मर गए हैं आपकी गलत नीतियों, गलत फैसले की वजह से। ये खाली हेलीकॉप्टर के दौरे से नहीं चलेगा। ठीक है, संगठन लगातार हिलाल नकवी साहब गली मोहल्ले चौबारे में अंतिम आदमी की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप खाली भाषण कर रहे हो। ठीक है, ठीक पांडे जी एक सेकंड, हिलाल नकवी साहब एक सेकंड रुक जाइए। पांडे जी, भदौरिया जी, ठीक है। हिलाल नकवी साहब, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब कहते हैं कि देखिए सरकार की गलती है और ये सारी अव्यवस्थाएं सरकार की गलती से हुई हैं, अलग अलग प्रदेश की सरकारें हैं और सबका कहना यही है, सभी मुख्यमंत्रियों का, कि हमने जैसे ही हमारे सामने संकट आया हमने सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। अलग अलग प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री भी आपकी पार्टी के चुने हुए। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या अब आगे 2022 में क्या होगा? क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी दावा ठोक रही है, बीजेपी ने अपना मंथन अगर शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वो कहां कमियां हैं उसका फीडबैक लेने के बाद अपनी नई रणनीति बनाएंगे, और अगर इसके बीच में फेरबदल भी उनको लगता है तो वो करेंगे। आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्या 2022 का एग्जाम इस नाते स्किप करेंगे कि कोरोना संकट है, या फिर आप भी इस मंथन के दौर में, रणनीति के दौर में अपनी पार्टी को कहीं खड़ा पाते हैं कि अब कुछ नई रणनीति पे काम करना पड़ेगा? देखिए, जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न उठता है, तो अगर वो मीटिंग कर रहे हैं, उनका अपना इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना प्राथमिकता है कि वो किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। पांडे जी की इस बात से हम बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को संबद्ध करते हैं कि बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं, उन्होंने भी इस कोरोना काल में बहुत सख्त समय देखा है और उनकी आत्मा को शांति मिले जो कि इस दुनिया से चले गए हैं।
और यहीं के पर हम इनको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था के बारे में अगर आपको सबसे ज्यादा जानना है तो दूर न जाइए, संदीले के चले जाइए, संदीले के अग्रवाल साहब से पूछ लीजिए कि कोरोना की व्यवस्थाएं क्या है। कि एक एमएलए जो है वो एक हॉस्पिटल के अगेंस्ट अपनी एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है कि उसके बच्चे के साथ गलत किया गया है। तो ये यहाँ के पूंजीपति और धन पशु जो है उनकी पकड़ है इस सरकार के ऊपर, ये इसको बताता है। अगर आप बरेली चले जाइए तो वहां के पर जो एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तक की कहा कि कोरोना काल की व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से टूट गई हैं। किसका किसका नाम ले, मथुरा का हम नाम लें, आगरा का नाम लें, हम किस किस जगह पे नाम लें जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रियों ने और विधायकों ने बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में उत्तर प्रदेश को भगवान भरोसे छोड़ दिया। दूसरी यहाँ की महत्वपूर्ण बात ये कहना है कि देखिए ये तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश वासियों को आदत हो गई है कि मुख्यमंत्री जी अभी जो है वो बंगाल का चुनाव करा करके आए हैं, उसके बाद में फिर वो जो है उन्होंने यहाँ क्या पंचायत चुनाव कराया है, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में लग जाएंगे। तो भारत जो उत्तर प्रदेश की जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनको अपने मुख्यमंत्री से सिर्फ एक ही चीज मिला है कि वो लगातार दौरे करते रहे, वो चुनाव मशीन का एक हिस्सा बन गए। अफसोस की बात है कि वो चुने गए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को देखना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होकर के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ही रूप में कार्य करते रह गए। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर जो आपने कहा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस लगातार जनसेवा कर रही है। अभी परसों भी हमने 10 लाख जो है वो मेडिकल किट्स गांव में भिजवाया है, लखनऊ के आसपास की जगहों में भिजवाया, और लगातार गांव में जो है वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे खाना बंटवाने का काम हो, हम लगातार करते चले आ रहे हैं। आज की तारीख में जो कांग्रेस है उसकी पहली प्राथमिकता यह है कि जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जो कोरोना की वजह से जिन लोगों को तकलीफें हुई हैं, जो कुछ भी हमारे पास छोटे मोटे संसाधन हैं, उनको लगा करके उनको ज्यादा ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास ये एक बहुत अच्छा मौका था कि कम से कम वो सरकारी ही मदद पहुंचा देते। लेकिन उसके लिए भी जब कोरोना जो है वो पूरी तरह से नीचे आ चुका है, तब फिर एक मीटिंग की जाती है और कहा जाता है कि भाई निकलो, अब तो सेवा करो, अब तो कोरोना चला गया, अब तो जितने लोगों को मरना था वो बेचारे मर गए हैं, काल का ग्रास हो चुके हैं, अब तो कम से कम बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अपनी मुंह दिखाई कर लो। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। उससे पहले, चुनाव से पहले हमारी पूरी मशीनरी तैयार होगी, हम भरपूर चुनाव लड़ेंगे, जनता के दिल में रह करके हम चुनाव लड़ेंगे, एक जानदार व्यक्तियों की तरह हम चुनाव लड़ेंगे। हम किसी मशीन का हिस्सा बनकर के ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता है वो सब देख रही है, समझ रही है, वो जानती है कि किसने इस कोरोना काल में क्या काम किया है, कौन उनकी मदद के लिए आगे आया है। हर पार्टी का दावा यही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि वो उनके कार्यकर्ता भी लगातार पिछले दौर में जब कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता काम में लगे रहे। बीजेपी तो आज भी यही कह रही है कि सेवा ही संगठन अभियान हमारा पहले फेज से शुरू हुआ था, फिर अभी भी जारी है, और वो ये कह रहे हैं कि बैठक का मकसद भी यही है। लेकिन ये अंतर है, हमको उनके साथ मत रखिए, हमको प्लीज उनके साथ मत रखिए। किसके साथ? जो है उनके अंदर ना दिल है, ना संवेदना है, ना वेदना है। हम उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, वो एक मशीन है, और मशीन के साथ इंसानों का कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मशीन है। इस चुनावी मशीन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, सिर्फ एक झारखंड का मुख्यमंत्री कहता है कि जो लोग मरेंगे कफन फ्री देंगे। कांग्रेसी कफन फ्री देने वाले लोग हैं। पैदा हो गए, कमाल है। ठीक है, मैं लौट के आऊंगा, फिर तीनों की बात हो चुकी है, फिर आगे बातें आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएंगी। आप लोगों ने मन भर के एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए हैं, अब थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। ठीक, विजय उपाध्याय जी के पास में चलता हूँ। अरे कितना दूर है? ठीक है, मैं इसलिए देखिए ज्यादा टोका टाकी नहीं करता हूँ कि आप एक बार में मन भर के अपने आरोप लगा लीजिए और अपनी बात स्पष्टता के साथ कह लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ठीक है, आप तीनों की बात आ चुकी है। विजय उपाध्याय साहब, ये स्ट्रेटजी तो विरोधी दलों को भी बनानी पड़ेगी जी। कोई खुल के बैठक करे या ऑफ द रिकॉर्ड बनाए, रणनीति तो बनानी पड़ेगी, वरना फिर यही कहते रहिए कि सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, जनता ठगी गई, चली गई, उन्हें एक तरह से गलत वादे किए गए, झूठे वादे किए गए, बाद में ये कहते रहिए। अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो इतना बड़ा चुनाव निकालेंगे कैसे? नहीं, देखिए, सत्तारूढ़ दल के साथ अपोजिशन को भी निश्चित तौर पे रणनीति बनानी चाहिए, वो लोग बना रहे हैं।
2014 के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार ये जो अभी बीते पंचायत चुनाव है, इसमें अपोजिशन को ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली है। तो जाहिर है कि यहाँ से रणनीति के बारे में ज्यादा सकारात्मकता से, ज्यादा ऊर्जा के साथ विपक्ष सोचेगा और निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेगा। इसी की चिंता बीजेपी को है कि जो रिजल्ट पंचायत चुनाव के रहे और जो सामाजिक ताना बाना, जो बुनावट नए सिरे से उसमें नजर आई है, वो सिर्फ पंचायत चुनाव के रिजल्ट नहीं है, बल्कि उसमें एक नया ताना बाना भी है। और उस नए ताने बाने को लेकर बीजेपी में निश्चित तौर पे चिंता है। मैं नहीं जानता पांडे जी इस बात को कितना मानेंगे, लेकिन वो है वहां पे। 2015 का जब पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी के रिजल्ट इससे अच्छे थे। और हालांकि बात ठीक है कि जब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने 62 सीटें कब्जाई थी 75 में से, लेकिन जो सीटें थी जिला पंचायत सदस्यों की, उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ये पहला कोई चुनाव है जिसमें बीजेपी का जो सामाजिक ताना बाना, जो बुनावट, जो 14 से फैब्रिक इन्होंने क्रिएट किया था, जो बना लिया था, वो उसमें विपक्ष की भी गलतियां हैं, वो थोड़ा सा बिखरा हुआ नजर आया है। थोड़ा उसमें नयापन नजर आ रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आप इस्तेमाल करते हैं, कई हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाया है कि उसमें कुछ नए तरीके का इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप हो जाता है, तो समाज में वो चीज दिखी है और यही एक खतरनाक बात है। और साथ में कोरोना का जो संकट रहा, चूंकि इतने झटके से इतनी ज्यादा तादाद में कोरोना के पेशेंट आए कि पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ढेर सारी उसके लिए बातें की जा सकती है, लेकिन वो अब बीती हुई बात है। आज 1400 कुछ केसेस आए हैं, यानी 1500 से नीचे कोरोना के केसेस आए हैं, यानी कोरोना अब काबू में है। महीने 2 महीने में लोग भूलने लगेंगे धीरे धीरे, चूंकि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। इन सब चीजों को, खासतौर पे दुख वाली चीजों को जल्दी भूलना चाहते हैं। लेकिन जो अभी आगे पंचायत में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव है और इसके साथ विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है। और आज जैसा निषाद पार्टी ने जो बात कही है कि भाई भाजपा को चेतावनी उन्होंने जिस तरह से दी है, वो भी बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। तो बीजेपी सरकार, पार्टी का संगठन, संगठन के कार्यकर्ताओं की इच्छाएं, इतने वर्षों बाद सरकार आई थी तो क्या हमको मिला, ये सब चीजें वहां लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। सरकार अपने अच्छे कामों का मूल्यांकन कर रही है, तो भाजपा के कार्यकर्ता अपने लिए पार्टी के कार्यों का मूल्यांकन जरूर कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। विपक्ष एक अच्छी रणनीति बना रहा है और मुझे लगता है शायद इस बार गठबंधनों का दौर नहीं होगा कि गठबंधन बन गया और बीजेपी को रोकना है गठबंधन करके, क्योंकि सारे गठबंधन तो बीजेपी ने फेल कर दिए। आप सपा कांग्रेस आई, वो फेल हो गई, बसपा सपा आई, वो भी फेल हो गई। तो अब क्या किया जाए, अब देखते हैं। सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगी और अपने अपने सामाजिक सभी दलों ने एक दूसरे से तौबा कर ली है। बीएसपी सपा से पूछिए, वो कहते हैं हम बिल्कुल स्वतंत्र अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सपा से पूछिए, वो कहते हैं ठीक है हम अलग अलग लड़ेंगे, पिछला अनुभव ठीक नहीं रहा। अशोक पांडे साहब, ये रणनीति तो स्पष्ट है विपक्ष की कि आपको हर मोर्चे पर जहां जहां सरकार की गलतियां हैं या नहीं भी हैं, वहां भी आपको घेरने का प्रयास होगा। जहां जहां कमजोर कड़ियां हैं, क्या उनको ठीक करने की कोशिश है? देखिए मेरा हम लोगों का तो ये मानना है कि अगर हम, जैसे हम लोग लोकसभा के उपचुनाव में गोरखपुर और फूलपुर हार गए थे, तो हम सबक लिए, फिर दोबारा हम लोग जबरदस्त वोटों से विजयी होके आए। हम तो हार से भी सबक लेते हैं। विपक्ष का काम ये नहीं है कि अच्छी बातों का भी विरोध करना, वैक्सीन का विरोध करना। इस समय कोरोना संक्रमण में एक साथ होकर एक दूसरे को लड़ना चाहिए, वहां भी ये लोग राजनीति की ओर खोज रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। हम जब गांव में बांट रहे हैं तो अखिलेश जी खाली घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, जनता के साथ चीट कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। सुविधाएं देने का भी शपथ ले लीजिए आप। जी ठीक, अनुराग जी आखिरी कमेंट है। पांडे, हाँ बिल्कुल, पांडे जी को शायद ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख के तो आते नहीं। इनको यही नहीं पता चलता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इनके योगी जी हैं, जो हेलीकॉप्टर ले घूमते हैं। समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कोई नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में अगर हम बाहर निकल के आ जाएंगे तो हमारे यहाँ भीड़ होती है, तुम्हारे यहाँ। हाँ, लेकिन आप जनता को दिग्भ्रमित करते हो। एक तो इतना तो अनुराग जी, प्रोटोकॉल तोड़ दिया। आप जनता को मना करते हो कि वैक्सीन मत लगाओ। होगी मुख्यमंत्री कार्यालय में, कहाँ एफआईआर की जाए, किस चीज पे की जाए, फिर आप वो मीटिंग, तो आपकी वो मीटिंग ना हो, कम से कम ऐसी मीटिंग कीजिए जिससे जनता का भला हो।
जनता की कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हाँ, हो। बोल दीजिए वैक्सीन अखिलेश जी, प्रॉपर खाली लगवा दीजिए, ट्वीट करें वैक्सीन मंगवा और जनता लीजिए। के साथ इसलिए आप ट्वीट करें। इस तरह की बातें मत कीजिए। मुख्यमंत्री आप है, जनता ने आपको चुना है। अपनी जिम्मेदारी से भागने क्यों लगते हो पूछ हिला के? भाई जिम्मेदारी आपकी है तो पूछ हिला के भागने लगते हो। अरे भागिए नहीं, अभी जनता तो आपको पकड़ के खींचेगी और खींच के 2022 में आपको वोट हम भाग चलिए सर, समय इतना ही है। हम बहुत बहुत शुक्रिया जाते भदौरिया और साहब, जगाते पांडे जी, हिलाल नकवी साहब और विजय उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात यही है कि जनता तो फाइनल अथॉरिटी है, तय तो वही करती है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें पार्टियां तय करती हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी वो तय करने के लिए आपस में मंथन कर रहे हैं। बड़े नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, संगठन के नेताओं से ग्राउंड का फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।